कुंवारी बहू क्यों नहीं हो सकती है भला? आज का जमाना है, कुछ भी हो सकता है। जैसे ना माँ, ना, कोई भी कहीं भी बोले और मैं शादी कर लूं, ना। देख रही हो ना कैसे कैसे केस हो रहे हैं। ना बाबा ना। अरे तो क्या शादी नहीं करेगी? अरे बेटा, शादी जुआ है, कर ले। जुआ तो मैं खेलती नहीं माँ, लेकिन हाँ, जो भी लड़का पसंद हो ले आओ, मैं इंटरव्यू ले लूंगी, सही लगा तो शादी कर लूंगी। माँ खुश हो जाती है, वो पिता के पास जाती है। अरे वो हमारी बेटी। हाँ, क्या हमारी बेटी? फिर लड़का देखने से मना कर दिया? देखो, अब मैंने तो सोच लिया है कि इसे घर में ही बिठाना पड़ेगा। अरे शुभ शुभ बोलो जी। मेरी बेटी ने कहा कि लड़के वालों को बुला लो, वो इंटरव्यू लेगी। क्या बात कर रही हो? मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। अरे उम्मीद नहीं छोड़ते। लगता है उसकी सहेलियों की शादी हो रही है ना, उसे देखकर इसका भी मन कर गया होगा। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि सामने आ जाती है खुशबू। खुशबू मीरा की सहेली। हाय रे, ये लड़की देख ही नहीं जाती मुझसे। शुरू से ये पसंद नहीं मुझे। हाँ, मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन ये आज रोते हुए क्यों आई है? कितनी बार कहा है इससे कि हमारी मीरा से दूर रहा करे। तभी मीरा आ जाती है। अरे खुशबू, अरे क्या हो गया, रो क्यों रही है? मेरा पति मुझे घर से निकाल कर बाहर कर दिया। और तेरे ससुराल वाले? वो लोग भी मेरे पति की बात मान रहे। मेरे माँ पापा भी मेरा साथ नहीं दे रहे। तभी मीरा की माँ आ जाती है। हाँ तो क्या करें, तुझे अपने घर रख ले क्या? हाँ खुशबू, चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ बाप के पास, बात करते हैं। आखिर अपने ही घर में क्यों नहीं बेटी को रखना चाहते? ये सुनते ही खुशबू घबरा जाती है। अरे पापा कैसी बात कर रहे हैं? जब वो आप लोगों से सहारा मांग रही है तो दे दो ना। वो अंकल, क्या है ना, पापा अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। ऊपर से अब मेरा बच्चा भी होने वाला है तो। माँ 2-4 दिन उसे मेरे पास रह लेने दो ना, फिर भेज देंगे इसे इसके घर। वैसे भी माँ, अगर आज आप इसकी मदद नहीं कर रही हो, इसका मतलब कल को आप मेरी भी नहीं करोगी। मीरा की माँ कुछ नहीं बोल पाती। वो पिता को शांत रहने के लिए कहकर वहां से निकल जाती है। तू कितनी अच्छी है ना, जब कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, ऐसे में तू ही है जो मुझे अपने साथ रख रही है। लेकिन तेरे घर वालों ने तुझे निकाल क्यों दिया? हैं? वो क्या है ना, उन लोगों को दहेज मिल गया और मेरे पति भी मतलबी निकले, इसलिए निकाल दिया घर से बाहर। अब ससुराल की निकाली लड़की को कौन घर में रखता है? दिख, मैं तो कहती हूँ तू भी ना शादी सोच समझ कर करना। हाँ हाँ, मैं तो शादी पूरी शर्तों के साथ करूंगी। खुशबू मीरा को शादी की कई डरावनी बातें बताकर जाती है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब मीरा को देखने लड़के वाले आते हैं। सारी बात होने के बाद, माना आप लोगों को मैं पसंद आई हूँ, लेकिन जैसा दिखता है वैसा होता तो नहीं ना। मतलब तुम कुछ और हो क्या? देखिए, सब ऐसे ही बोलते हैं। शादी के वक्त मेरी सहेली है ना खुशबू। तभी मीरा की माँ बोल पड़ती है। अरे तू उसकी बात रहने दे बेटा, वो लड़की ही कुछ और है। कौन लड़की? कैसी लड़की बहन जी, जरा हमें भी तो बताइए। मैं बताती हूँ, मेरी सहेली है खुशबू। उसकी भी शादी हुई, लेकिन सास ससुर ने उसे लड़ झगड़ कर भगा दिया। पति ने भी निकाल दिया। अब उसे तो उसके माँ बाप भी नहीं रख रहे हैं। देखिए, मैं ऐसा नहीं सह सकूंगी, इसलिए शादी के लिए मेरी शर्तें हैं। अरे नहीं नहीं, हमें शर्त वर्त वाली लड़की नहीं पसंद। हम तो शादी के लिए खुद ही मना कर देते हैं। नहीं माँ, मैं शादी मीरा से ही करूँगा। माना इसकी सहेली का शादी को लेकर अनुभव ठीक नहीं है, उसका मतलब यह तो नहीं कि शादी सही नहीं है। माँ, मैं तो इसी से शादी करूँगा। माँ को भी लगता है कि लड़की बहू बनकर आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। वो शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर शादी के बाद, देखो, जब तक मैं नहीं कहूँगी मुझे हाथ नहीं लगाना। और हाँ, सासू माँ को बोल देना कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो 5 बजे उठकर चाय दे। समझ गए ना? अगले रोज सुबह मीरा की आंख खुलती है तो पति तैयार होकर ऑफिस जा रहा था और सासू माँ सामने चाय लेकर खड़ी थी। ओह, मुझे ज्यादा देर हो गई, आप लोगों ने उठाया क्यों नहीं? वो क्या है ना, रात में तुम झांसी की रानी बन गई थी,
तो मैं तो डर गया था। अरे क्यों सता रहा है मेरी प्यारी बहू को? वो क्या है ना बेटा, एक दिन में तो आदत बदली नहीं जा सकती, इसलिए ये ले चाय पी ले। चाय रखकर सास चली जाती है। मीरा पति की ओर देख रही होती है, जो उसकी ओर बिल्कुल भी नहीं देखता। कैसे हैं ये? इतनी प्यारी बीवी साथ में है, लेकिन देख भी नहीं रहे। क्या बात करूं? फिर मीरा को रात की बात याद आ जाती है और वो चुप हो जाती है। अच्छा मीरा, मैं जा रहा हूँ, रात में देर हो जाएगी, तुम खाना खाकर सो जाना। क्यों देर हो जाएगी? वो क्या है ना, कल से वीकेंड है, तो मैं क्या करूँगा घर में, दोस्तों के साथ घूमूंगा थोड़ा। पति चला जाता है। मीरा भी घर का काम करके फ्री हो जाती है तो देखती है कि खुशबू का मैसेज आया था। ओह, खुशबू का मैसेज। ऐसा करती हूँ, फोन ही कर देती हूँ। ये सोचकर मीरा खुशबू को फोन करती है। अरे मीरा, कैसी हो? शादी में नहीं आ पाई। तुम ना अपने पति से दूर ही रहना। देखा ना मेरे साथ क्या हुआ, मेरा पति कैसा निकला। हाँ थैंक्स यार, मैं तो दूर ही रहती हूँ। ठीक लगा तो ओके, वरना मैं तो अपने घर चली जाऊंगी। हाँ। और ये सास से ना जरा ऊंची आवाज में ही बात करना, नीची आवाज में बोलोगी तो तुम्हारे सर पर चढ़कर नाचेंगी। देख रही हो ना मेरी वाली को? हाँ देखा मैंने। मैं तो जूती में रखूं सास को। अच्छा खुशबू, मैं रखती हूँ। लगता है मायके से माँ पापा आए हैं। अभी तो आएंगे ही ना, तेरी सास ने फोन किया होगा लेन देन के लिए। अरे बड़ी लालची किस्म की होती हैं ये सासें। खैर, मीरा कमरे से बाहर जाती है, जहाँ देखती हैं कि माँ पापा के हाथ में ढेर सारा सामान होता है। अरे क्या जरूरत थी, देखिए मैं तो ये सामान नहीं रख सकती। मंगाया खुद ही होगा और अब हीरोइन बन रही है। पर कोई ना, मैं तो सब जानती हूँ। नहीं बहन जी, माना आपने खुद कहा था कि कुछ ना लाए, लेकिन ये तो शगुन है, इसे रखना ही होगा। माता पिता बैठकर मीरा से मिलकर जा रहे होते हैं कि सास, मीरा ये सामान माँ पापा की कार में रखवा दो। देखिए अगर आप लोगों की तरफ से शगुन है तो हम लोगों की ओर से क्यों नहीं है? ले लीजिए। मीरा देखती है कि ढेर सारा सामान सास माता पिता को देती है। वो समझ ही नहीं पाती कि सास अच्छी है या खुशबू के कहे अनुसार बहुत बुरी। रात को पति देर से आता है। क्यों मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते? दोस्तों के साथ था ना, तुम भी जाया करो अपनी सहेलियों के साथ। कोई नहीं है क्या? कोई क्यों नहीं है? है तो। कौन, वो खुशबू? हाँ, लेकिन वो माँ बनने वाली है। बेचारे की किस्मत देखो, ना पति सही ना सास। हाँ, पर भला हो उसने मुझे समझाया कि ससुराल में कैसे रहना चाहिए। देखो मैं साफ बोल रही हूँ, मुझे घर से निकालने की सोचना भी नहीं। तभी सास हाथ में प्रॉपर्टी के पेपर लेकर आती है। बेटा, हम लोगों के घरों में ऐसा नहीं होता। बहुओं को बेटियों की तरह माना जाता है और बेटियों को घर से कभी नहीं निकाल सकते। ये ले, आज से इस घर पर आधा हक तेरा है। मीरा सास की ओर देखती है कि वो कितनी अच्छी हैं। तभी पति भी बोल पड़ता है। ये तो माँ की बात रही, बाकी तुम्हारी एक बात का भी मैं जवाब देना चाहता हूँ। शाम को तैयार रहना, हम कहीं चलेंगे। शाम को मीरा तैयार रहती है। पति आता है और फिर, माँ हम रात का खाना बाहर खाकर आएंगे, आप सो जाना। मीरा समझ नहीं पाती कि पति उसे कहाँ लेकर जाना चाहता है। पति उसे एक मकान के अंदर ले जाता है, जहाँ एक आदमी दरवाज़ा खोलता है। अरे राकेश, तुम मेरे पति को कैसे जानती हो? ये तो खुशबू का बॉयफ्रेंड है। कुछ काम धाम नहीं करता था, इसलिए अंकल ने शादी नहीं कराई थी। तभी पति साहिल मीरा से कहता है, वो मुझे नहीं जानता है क्योंकि। तभी खुशबू आ जाती है। खुशबू मीरा को देखकर घबरा जाती है। मीरा, तुम यहाँ कैसे? अरे तुम यहाँ इसके घर में क्या कर रही हो? वो इसी के साथ रहती है। दरअसल शादी के बाद ये अपने ससुराल से भागकर यहाँ आ गई थी, लेकिन उन लोगों से पैसा हड़पने के लिए झूठा नाटक कर रही थी। और यह बच्चा इसके पति का नहीं, बॉयफ्रेंड का है, जिसके बाद इसके ससुराल वालों ने इसे निकाला और पति ने भी नहीं अपनाया। माँ बाप की भी इस लड़की ने नाक कटाई और वो कुछ बोलता उससे पहले ही, और मेरा भी घर बर्बाद करने की फिराक में थी। छी, ऐसी लड़कियां किसी लायक नहीं होती। अरे जाओ जाओ,
मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, तुम अपना देखो। ये बोलकर खुशबू दरवाज़ा बंद कर लेती है। मीरा पति के साथ ससुराल आती है, जहाँ वो सास और पति से माफ़ी मांगती है। कोई बात नहीं बेटा, अपना घर बार देखो और हमारे साथ खुश रहो, बहू और बेटी बनकर। जरा नीलम के लिए ठंडा आम पन्ना का शरबत बना दे और बर्फ डाल के लाना। ला रही हूँ माँ जी। अरे ये तो छोटी भाभी है ना माँ, इसके तो तेवर अभी से ही ढीले लग रहे हैं, पैर भी नहीं छुए इसने और साड़ी छोड़कर सूट पहना हुआ है। नमस्ते दीदी, सबर कैसा रहा? कैसा रहेगा बेकार। सुनो आरती, जरा मेरे कमरे का एसी चला दो तो, और हाँ मेरे बच्चों के लिए मैंगो शेक भी बना देना। जी दीदी, मैं भी बनाती हूँ। लो नीलम पी लो। तो साधना भाभी, पन्ना है या उबला पानी? बर्फ तो पिघल चुकी है। माँ देखो ना, आते ही मेरा स्वागत ऐसे हो रहा है। साधना, 10 साल हो गए इस घर में, एक पन्ना ठीक से नहीं बनता तुझसे, जानबूझकर किया है ना तूने? नहीं माँ जी, बर्फ तो डाली थी। रहने दो माँ, इनके तो तेवर ही बदले हुए हैं। आरती, तुम लाओ मेरे लिए शिकंजी बनाकर। ठीक है दीदी, लाती हूँ। आरती रसोई में जाकर नीलम के लिए शिकंजी बनाती है कि तभी, क्यों देवरानी जी कैसी रही? देखा ना, आपने ननद रानी ने पहले मुझे नीचा दिखाया, सिर्फ तुम्हारी बुराई मम्मी जी से की और फिर ये हुक्म फरमा दिया। हाँ भाभी, हद है, ये तो बिल्कुल अजीब ही प्राणी है, मैंने तो ऐसा प्राणी आज तक नहीं देखा। अरे बहन, ये इस दुनिया की है ही नहीं। खैर जा तू शिकंजी दे के आ, वरना घर सर पर उठा लेगी ये। आरती शिकंजी ले जाकर नेहा को देती है, वहीं साधना दोनों बच्चों के लिए मैंगो शेक बनाकर उन्हें पिलाती है। दोनों बहुएं अपने कामों में लग जाती हैं। उनके जाने के बाद शाम के समय दोनों माँ बेटी अपनी कानाफूसी में लगी हुई थी। माँ, तुमने देखा साधना भाभी का मुंह कैसे उतरा हुआ था मेरे आने पर? हाँ बेटी, मैं भी देख रही हूँ, आजकल बहुत जुबान चलाने लगी है। और ये नई वाली आरती, ये तो और भी शाती लगती है। आज दोपहर को मुझसे कह रही थी कि दीदी आप कब तक रहोगी? उसकी इतनी हिम्मत, अभी 2 महीने हुए नहीं है और मेरी बेटी को टोकने लगी। हाँ। माँ, दोनों बहुएं मिलकर तुम्हें इस घर में अकेला कर देगी। तभी साधना और आरती चाय लेकर आती है। उसे देखकर दोनों हड़बड़ा कर शांत हो जाती है। ये लो दीदी, मम्मी जी चाय। अरे भाभी, शाम की चाय के साथ कुछ तलवाया क्यों नहीं? समोसे या कचौरी कुछ भी बना देते। नीलम, इतनी गर्मी में समोसे खाओगी तो पेट खराब हो जाएगा। देख रही हो माँ, मैं अपनी मायके में समोसे के लिए तरसूंगी। भाभी को तो बस काम से जी चुराना है। साधना, चुपचाप किचन में जाओ और गर्मा गर्म पकोड़े छान। मेरी बेटी आई है, कोई मेहमान नहीं है जो डाइट चार्ट देखोगी। जी माँ जी। भाभी आप बैठो, मैं बनाती हूँ पकोड़े। बड़ी आई हमदर्दी दिखाने वाली, दोनों को सीधा कर दूंगी। माँ तुम बस देखती जाओ। दोनों रसोई में पकोड़े बनाकर लाती है। तभी नीलम के बच्चे चिंटू और पिंकी पूरे घर को सिर पर उठा लेते हैं। चिंटू ड्राइंग रूम के गद्दों पर कूद रहा है और पिंकी आरती के कमरे का कीमती सामान गिरा रही है। अरे पिंकी, बेटा रुको, ये कांच का शोपीस है, टूट जाएगा, हाथ में लग जाएगी। अरे आरती भाभी, क्यों मेरे बच्चों को डांट रही हो? साल भर बाद ननिहाल आए हैं, थोड़ा खेलेंगे नहीं तो क्या बंधक बनकर रहेंगे? पिंकी, मम्मी ने कहा है कि ये कर हमारे नाना का है, हमारे जो मन करे हम वो कर सकते हैं, तोड़ दे इसे। ये देखो मम्मी, टूट गया। कांच की टूटे की आवाज सुनकर साधना और आरती तेजी से दौड़ के आती है। अरे अरे, ये तो आरती की शादी के शगुन का शोपीस था। चिंटू, पिंकी बेटा इसे नुकसान नहीं करते। अरे साधना भाभी, एक मामूली कांच के टुकड़े के लिए बच्चों पर बरस पड़ी। माँ देखो जरा, तुम्हारी बहू को मेरे बच्चे फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं। तुम दोनों बहुओं का दिमाग खराब हो गया है क्या? बच्चों के पीछे पड़ गई हो। साधना, जा इसे साफ कर दे, और आरती अपनी इस नई नवेली चीजों को संभाल कर रखा कर, बच्चों को मत कोस। अच्छा, गलती बच्चों की और डांट हमारी। रुक बेटा नीलम, तेरी ये सारी गर्मी मैं ही शांत करूंगी। शाम के 7 बज चुके थे। प्रफुल्ल और रोहन ऑफिस से थके हारे घर लौटते हैं। आते ही हॉल का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे भैया, आज का घर ये कैसे फैला हुआ है? सारे खिलौने बिखरे हैं। साधना, जरा पानी देना दो। लीजिए, नीलम आई है ना, तो बस घर तो अब ऐसा ही होगा। प्रफुल्ल भैया देखो ना, साधना भाभी तो मेरे आते ही मुंह फुलाकर बैठ गई है। भाई के घर बहन का कोई हक ही नहीं बचा है क्या? भाई के घर बहन का कोई हक नहीं बचा है क्या?
अरे नहीं नीलम, ऐसा क्यों सोचती हो? वो तो बस ऑफिस का गुस्सा, मेरा मतलब है गर्मी की वजह से परेशान होगी। क्यों आरती, चेहरे पर ये तूफान से पहले की शांति क्यों है? कोई धमाका होने वाला है क्या? रोहन, तुम्हारी बहन तो साक्षात ज्वालामुखी है। आते ही मेरा शगुन का शोपेश तोड़वा दिया और मम्मी जी ने मुझे ही सुना दिया। बाप रे, दीदी से पंगा यानी सीधे यमराज का न्योता। तुम ही चुप रहना, वरना माँ पूरे घर में महाभारत करवा देगी। अरे रोहन, बीवी के पल्लू से बाहर निकल, जरा अपनी प्यारी दीदी के लिए बाहर से चाट और रबड़ी तो लेकर आ। इन बहुओं के हाथ की फीकी चाय पीकर तो मेरा सिर दुखने लगा है। हाँ दीदी, क्यों नहीं। प्रफुल्ल भाई चलो बाहर, दीदी के लिए वीआईपी नाश्ता लेकर आते हैं। रात का समय है। साधना और आरती किचन में बर्तनों का ढेर साफ कर रही हैं और बुरी तरह से थक चुकी है। देखा आरती, सुबह से लेकर रात के 11 बज गए हैं। सुबह कचौड़ी, दोपहर को पनीर, शाम को पकोड़े और अब रात को मलाई कोफ्ता। मेरी तो कमर ही टूट गई है। और दीदी बस सोफे पर बैठकर हुक्म चला रही है। खुद के बच्चों के कपड़े भी हमसे धुलवाए हैं आज। ये तो बस शुरुआत है, अभी पूरे 2 महीने यही तमाशा चलेगा। हम गर्मी में तड़पेंगे और वो ननद रानी ऐश करेगी। अरे भाभी सुनो, कल सुबह नाश्ते में जरा साबूदाने की खिचड़ी और आलू के पराठे बना देना, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। नीलम, सुबह सुबह दोनों चीजें कैसे बनेंगी? क्यों नहीं बनेगी? तो दो बहुएं किस लिए हो? माँ को बुलाओ क्या? अरे नहीं दीदी, माँ जी को क्यों कष्ट देना, सुबह दोनों चीजें टेबल पर मिलेंगी, आप आराम करो। हाँ, ऐसे लाइन पर रहा करो। नीलम चली जाती है। रात के 11 बज चुके थे। पति और बच्चों के सोने के बाद साधना और आरती किचन में बर्तनों का पहाड़ साफ कर रही है। आरती, देख रही हो ना, आज पहला ही दिन है और मेरी कमर टूट गई। कल सुबह पहर 5 बजे उठना है। भाभी आप रो मत, हर साल आप क्या करती थी जो ये पूरे 2 महीने तक रुक जाती थी? अरे छोटी, मैंने क्या नहीं किया। पहले साल मैंने बीमार होने का नाटक किया, झूठा नाटक किया कि हमारे मायके में कोई फंक्शन है, तो नीलम बोली कि मैं भी साथ चलूंगी घूमने। मैंने 100 चालें चली आरती, 100 चालें, पर इस ननद के आगे मेरी एक नहीं चली। ये चुड़ैल हमारे बच्चों के स्कूल खुलने के बाद ही वापस जाती है। भाभी, जेठानी की 100 चालें तो फेल हो गई, तो क्या हुआ? इस बार देवरानी की सिर्फ एक चाल चलेगी, और ऐसी चाल चलेगी कि ननद रानी खुद अपना सूटकेस उठाकर भागेगी। तू क्या कह रही है आरती? माँ जी के सामने कोई चला कि नहीं, वो उल्टा तुझे ही घर से निकाल देगी। आप बस चुपचाप तमाशा देखती रहो भाभी। कल सुबह से हमारा नया नाटक शुरू होगा। अगली सुबह नीलम सोफे पर बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थी, तभी पड़ोसन शीला भाभी हाथ में खाली कटोरी लेकर हमेशा की तरह गॉसिप के लिए आ धमकती है। अरे कमला दीदी, राम राम। अरे नीलम, तू आ गई? बड़ी पतली हो गई है रे तू ससुराल में। इस बार तो तू पूरे 2 महीने अपनी माँ के हाथ का घी खाकर ही जाएगी ना? हाँ शीला चाची, माँ के घर में जो आराम है वो कहीं नहीं है। पूरे 2 महीने डट कर रहूंगी। अरे शीला भाभी, आप आई हैं, बहुत अच्छा हुआ। जरा मम्मी जी को भी समझाइए, कल से हमारे घर में पैर रखने की जगह नहीं होगी। क्यों आरती बहू, ऐसा क्या होने वाला है? कल से कोई कथा कीर्तन है क्या? अरे नहीं भाभी, मेरी सगी बड़ी बहन अनिका दीदी, उनके पति यानी मेरे फूफा जी जैसे कड़क जीजा जी और उनके 5 बच्चे, सब के सब कल सुबह आ रहे हैं पूरी गर्मियों की छुट्टियां हमारे घर साथ बिताने। नीलम आरती की बात सुनकर चौंक कर सोफे से उठ खड़ी हुई। उसके हाथ से चाय का प्याली छलक गया। क्या? तेरी बड़ी बहन और 5 बच्चे, वो भी यहाँ क्यों? हाँ दीदी, उनके शहर में बहुत पानी की किल्लत है और इस बार वहाँ बिजली भी बहुत कट रही है, तो मैंने कल रात ही फोन करके बोल दिया कि हमारी नीलम दीदी भी आई हुई है, आप सब भी आ जाओ, सब मिलकर मजे करेंगे। अरे छोटे बहू, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया है? मुझसे बिना पूछे अपनी बहन के पूरे कुनबे को न्योता दे दिया। हमारे घर में कुल 3 कमरे हैं, वो कहाँ रहेंगे? आरती ने अपनी चाल का पासा फेंक दिया था, अब वो इसे धीरे धीरे कसने लगी थी। साधना रसोई के दरवाजे के पीछे खड़ी होकर अपनी हंसी दबा रही थी। अरे माँ जी, आप भी ना, जगह की क्या कमी है? देखिए, एक कमरे में जेठानी और जेठ जी रहेंगे, दूसरे कमरे में मैं और रोहन रहेंगे, और मेरा कमरा जो एसी वाला कमरा मुझे मिला है। अरे दीदी, वही तो मैं कह रही हूँ, मेरी निक्का दीदी के जीजा जी बहुत बड़े रईस आदमी हैं, वो बिना एसी के 1 मिनट नहीं रह सकते, वरना उन्हें माइग्रेन का दौरा पड़ जाता है, तो वो एसी वाला कमरा मेरी बहन और जीजा जी को दे देते हैं। तो मैं और मेरे बच्चे कहाँ मरेंगे? दीदी, आप तो घर की बेटी हो, आप और आपके दोनों बच्चे हॉल में नीचे चटाई बिछाकर कूलर के सामने सो जाना। थोड़ा मच्छर काटेंगे, पर माँ का घर है, इतना तो एडजस्ट कर ही सकती हो ना।
अरे वाह भाई, बात तो आरती बहू ने पते की कही है। नीलम, तू तो अपनी माँ के ही घर आई है, महल का सुख तो तू ससुराल में भोगती ही होगी, यहाँ नीचे सोने में क्या हर्ज है। शीला चाची आप चुप रहो। माँ देखो, इस छोटी को आते ही जांच करने लगी। मैं जमीन पर सोऊंगी इस उमस भरी गर्मी में। आरती, तू अपनी बहन को फोन करके मना कर देना, बोल दे कि हमारे घर में जगह नहीं है। हाय राम, माँ जी ऐसा आप शगुन मत बोलो, वो लोग तो ट्रेन में बैठ चुके हैं, टिकट भी कंफर्म हो गई है। और माँ जी, मेरी बहन बहुत धार्मिक है, वो आते ही सबसे पहले नीलम दीदी से कहेगी कि रोज सुबह उठकर उनके और जीजा जी के पैर दबाए, क्योंकि वो उम्र में नीलम दीदी से 3 साल बड़ी है। क्या मैं उसके पैर दबाऊंगी? और हाँ दीदी, उनके पांचों बच्चे बहुत शरारती है, वो सुबह शाम अपने गंदे कपड़े करते हैं। मेरी बहन का हाथ थोड़ा दर्द करता है ना, तो वो अपने बच्चों के कपड़े भी आपसे ही धुलवाएगी। आखिर भाभीयों के मायके वालों की सेवा करना ननद का फर्ज होता है ना माँ जी। ये कैसा फर्ज है भाई? दोपहर का समय था। आरती ने अपनी चाल को और पुख्ता करने के लिए चिंटू और पिंकी को अपने पास बुलाया। चिंटू, पिंकी, तुम्हें पता है कल जो तुम्हारे 5 भाई बहन आ रहे हैं ना, वो बहुत ताकतवर है, हमसे भी ज्यादा ताकतवर। हाँ, उन्होंने कहा है कि आते ही वो चिंटू के सारे खिलौने छीन लेंगे और पिंकी की गुड़िया की बाल नोच देंगे। और हाँ, वो इस घर के सारे गद्दों पर खुद कूदेंगे, तुम दोनों को कमरे से बाहर भगा देंगे। मम्मी देखो, नहीं चाची कह रही कि कल आने वाले बच्चे मेरी गुड़िया को तोड़ देंगे। आरती, तू मेरे बच्चों को डरा क्यों रही है? मैं तो बस उन्हें बता ही रही हूँ दीदी, मेरी बहन के बच्चे सच में बहुत खूंखार हैं। पिछली बार उन्होंने अपने चाचा के घर के सारे टीवी के रिमोट तोड़ दिए थे और सोफे के कपड़े फाड़ दिए थे। माँ जी, अपने घर के सोफे नए हैं ना? हाय दैया, मेरे 50,000 के सोफे। साधना, ओ साधना, सुन रही है तू? हाँ माँ जी, मैं तो सोच रही हूँ कि कल से किचन का काम भी नीलम ही संभाले, क्योंकि आरती की बहन तो मेहमान है, वो तो आराम करेगी और 5 बच्चों का खाना अकेले मुझसे तो नहीं बनेगा। मैं खाना बनाऊंगी इस तपती गर्मी में 7 बच्चों और 8 बड़ों का। माँ, ये मायका है ये जेल? रात के समय जब प्रफुल्ल और रोहन वापस आए तो घर का माहौल अजीब था। कमला देवी सिर पर पट्टी बांध कर बैठी थी और नीलम कोने में बैठकर रोहन का इंतजार कर रही थी। अरे माँ, क्या हुआ? सिर में दर्द है क्या? रोहन भैया, अपनी बीवी को समझाओ, कल सुबह इसकी बड़ी बहन अपने 5 बच्चों और पति के साथ यहाँ डेरा डालने आ रही है और कह रही है कि जमीन पर मैं सोऊं और उनके बच्चों के कपड़े भी धोऊं। क्या आरती तुम्हारी बड़ी बहन? पर तुम्हारी तो कोई हाँ जी, आरती की बड़ी बहन बहुत दिनों से कह रही थी आने को। अच्छा हुआ इस बार छुट्टियों में आ रही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी दीदी आप तो हमेशा कहती थी ना कि मायके में भीड़ भाड़ अच्छी लगती है, अब मजा आएगा। खाक मजा आएगा रोहन भैया, तुम अपनी बीवी के रंग में रंग गए हो। माँ कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं बेटी, बहू के मायके वाले आ रहे हैं, अब उन्हें धक्के मार कर तो नहीं निकाल सकते ना। नीलम अचानक चुप हो जाती है। अगले दिन सुबह के 5 बज रहे थे। घर में सभी सूरज की पहली किरण से पहले ही उठ गए थे। हॉल में खटपट की आवाज होने लगी थी। साधना और आरती चुपके से अपने कमरों से बाहर झांकती है। नीलम जल्दीबाजी में अपने दोनों बच्चों को जगा रही थी और सूटकेस में कपड़े ठूस रही थी। अरे नीलम लाटो, सुबह सुबह ये क्या कर रही है? बैग क्यों पैक कर रही है? अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं तुझे आए। माँ, मुझे 1 मिनट नहीं रुकना है, सुबह के 6 बजे की ट्रेन है। मैंने कल रात ही अपने पति को फोन करके बोल दिया था कि मुझे स्टेशन लेने आ जाए, मैं अपने ससुराल वापस जा रही हूँ। पर क्यों बेटी, पूरी छुट्टियां तो बाकी है अभी। माँ, तुम अपनी इन बहुओं के साथ ही रहो, अभी कुछ देर में उस आरती की डायन जैसी बहन अपने 5 आफत के साथ आ जाएगी। मेरे बच्चों के खिलौने टूटेंगे, मेरे सिर पर वो नाचेंगे। मुझे इस उमस भरी गर्मी में बिना एसी हॉल में सोना पड़ेगा और ऊपर से उस औरत की गुलामी करनी पड़ेगी। मुझसे ये सब नहीं होगा। अरे दीदी, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? रुकिए ना, मेरी अनिका दीदी बस स्टेशन पहुँचने ही वाली होगी। वो आपके लिए मायके से स्पेशल बनारसी साड़ी लाई है। रख अपनी बनारसी साड़ी अपने पास और उस बहन को बोल देना कि इस घर में कदम भी न रखे। माँ, मैं जा रही हूँ, गाड़ी बाहर आ गई है। चिंटू पिंकी चलो जल्दी। मम्मी, मुझे नानी के घर रहना है। चल चुपचाप, यहाँ रही तो भाभीयों की गुलामी करनी पड़ेगी माँ अब।
नीलम अपने दोनों बच्चों को घसीटती हुई और सूटकेस पटकती हुई घर से बाहर निकल जाती है। कमला देवी दरवाजे पर खड़ी होकर आंसू बहा रही थी। बेटा, लेकिन तू तो 2 महीने के लिए आई थी ना। बस मारो मत, तेरी बहू की वजह से अब तो 2 दिन में ही जाना पड़ रहा है। नीलम गाड़ी में बैठकर ससुराल के लिए निकलती है। कमला देवी गुस्से में अपने कमरे में, हॉल में अब सिर्फ साधना और आरती बची थी। और आरती, सच बता, तेरी बहन की ट्रेन कितने बजे आ रही है? अब हम उन्हें कहाँ ठहराएंगे? अरे भाभी, शांत हो जाओ। मेरी कोई बड़ी बहन है ही नहीं। मैं तो अपने माता पिता की इकलौती औलाद हूँ। क्या तेरी कोई बहन नहीं है? तो वो फोन पर कौन बात कर रहा था कल तुझसे? वो मेरी कॉलेज की सहेली थी भाभी। उसे मैंने पहले ही समझा दिया था कि सुबह सुबह फोन करके नाटक करना है। मुझे पता था कि नीलम दीदी जैसी स्वार्थी और आराम पसंद औरत कभी अपनी सुख सुविधा, अपना एसी रूम छोड़कर दूसरों की सेवा नहीं करेगी। जैसे ही उन्हें पता लगा कि उनका राज छिनने वाला है तो उन्हें काम करना पड़ेगा, तो वो खुद ही दुम दुबा कर भाग गई। मान गए देवरानी जी, तुम्हारी बुद्धि को साष्टांग प्रणाम। मैंने पिछले 10 साल से 100 चाले चली, बीमार पड़ी, रोई, कसम दी, पर सब फेल हो गई। और तेरी एक चाल से इस घर की चुड़ैल ननद का पूरे बिस्तर गोल कर दिया। तो भाभी, अब देर किस बात की? अब फटाफट अपना अपना बैग पैक करो और मायके निकलो। हाँ आरती, इस बार गर्मियों की छुट्टियां सच में मजेदार होगी। सच कहा है किसी ने, जेठानी की 100 चाल पर भारी देवरानी की एक चाल। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को गले लगाती है और घर में उनकी हंसी गूंज उठती है। शादी करके मेरी तो लाइफ ही बर्बाद हो गई यार। तुझे पता है, शादी से पहले जब मुझे कभी भी अपने दोस्तों के साथ कहीं जाना होता था, मम्मी का बस एक ही डायलॉग रहता था, हम जिम्मेदारी नहीं लेंगी। शादी के बाद अपने पति के साथ जाना ट्रिप पर और फिर अपने शौक पूरे करना। 4 साल तक नौकरी करी, पैसे कमाए, लेकिन अपने मन का कभी कोई काम नहीं कर पाई। यही वजह है कि मम्मी पापा ने अपनी पसंद से कुछ करने की छूट ही ना दी। जब रॉकी के साथ मेरा रिश्ता हुआ ना, तो मैंने सोचा था अच्छे लड़के से शादी हो रही है, शादी के बाद तो लाइफ सेट हो जाएगी, हम घूमेंगे फिरेंगे, कैंडल लाइट डिनर करेंगे, शॉपिंग करेंगे और मैं अपने पति से अपने खूब नखरे मनवाऊंगी। लेकिन सब धरा का धरा रह गया। अरे बाबा, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ जो तू ऐसी बातें कर रही है? अरे होना क्या था, यही हुआ। मेरे पति देव की माता जी भी हमारे साथ उसी घर में रहती है। अरे मेरे ससुराल में हालत ये है कि पत्ता भी हिलेगा तो सासू माँ की मर्जी से हिलेगा। अपनी मर्जी से वहां मैं एक कप चाय भी नहीं बनाकर पी सकती। घर में क्या बनेगा, कब बनेगा, कौन कहाँ जाएगा, कब आएगा, सब सासू माँ डिसाइड करती हैं। शादी को ना 4 महीने हो गए, लेकिन मजाल है जो इस आदमी ने मुझे कभी गुलाब का फूल भी ला कर दिया हो। हर बात मम्मी 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 से शुरू होकर मम्मी पर खत्म हो जाती है। अगर फिल्म देखने को कहो तो मम्मी की चॉइस के अकॉर्डिंग फिल्म चूज की जाती है। अरे मैंने शादी मम्मी से की है या इस आदमी से, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। अरे यार, हस्बैंड वाइफ की प्राइवेसी नाम की चीज ना ऐसी फैमिली में होती ही नहीं जहाँ पर सास ससुर भी साथ में रहते हो। पति माँ का राजा बेटा बनकर उनकी गोद से उतरने को तैयार नहीं होता और सास बहू को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। देख पूजम, मेरी तो शादी हो चुकी है, अब तो मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन तुझे ना एक सलाह दूंगी, ऐसे लड़के से कभी भी शादी मत करियो जिसकी माँ उसके साथ उसके घर में रहती हो। जीवन नरक बन जाएगा तेरा, हाँ कसम से। पूजा अपनी बेस्ट फ्रेंड रीना से बातें कर रही थी, जिसकी शादी अभी कुछ ही महीने पहले हुई थी। सहेली की बातें सुनने के बाद पूजा को इतना तो जरूर समझ में आ गया था कि शादी ना हो तो चलेगा, लेकिन ऐसे लड़के से शादी बिल्कुल नहीं करनी जिसकी माँ उसके साथ रहती हो। पूजा एक पढ़ी लिखी होनहार लड़की थी। स्कूल कॉलेज से लेकर घर गृहस्थी के काम तक हर बात में एकदम परफेक्ट। रंग रूप भी अच्छा था, लेकिन फिर भी उसकी शादी कराने के लिए उसके माँ और पापा को पापड़ बेलने पड़ रहे थे, क्योंकि पूजा ने अपने मन में ये बात बिठा ली थी कि शादी के बाद अगर सास ससुर भी उसी घर में रहेंगे तो बहू की लाइफ खराब होना तो तय है। खैर, ऐसे ही एक के बाद एक कई रिश्ते ठुकराने के बाद आखिर में एक मिहिर नाम के लड़के का रिश्ता पूजा के लिए आता है, जो कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। बेटा, आप लड़की को देखने अकेले आए हो, आपके घर में और कौन कौन है? आंटी जी, मेरे मम्मी पापा नहीं है। वैसे तो मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी फिलहाल पुणे में ही नौकरी कर रहा हूँ। तो बेटा, तुम्हारी शादी में कोई बड़ा बूढ़ा रिश्तेदार कोई शामिल नहीं होगा क्या? ऐसी बात नहीं है आंटी जी, मम्मी पापा के अलावा बाकी सब रिश्तेदार हैं, सभी लोग शादी में शामिल होंगे।
बल्कि मेरी मम्मी की एक फ्रेंड है, उन्हें मैं माँ ही कहता हूँ। मेरी माँ के सारे फर्ज वही निभाएंगी। जैसा कि पूजा की इच्छा थी, उसे बिना सास वाला ससुराल चाहिए था, इसलिए उसे मिहिर काफी पसंद आ जाता है। मिहिर की तरफ से पूजा के लिए हाँ होते ही पूजा भी इस रिश्ते के लिए झट से हाँ बोल देती है। शादी के कुछ महीने के बाद, मिहिर, मैंने सोचा था कि तुम पढ़े लिखे लड़के हो, शहर में रहते हो, घर में कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है, तो शादी के बाद हम बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन हमारी लाइफ में जैसे कोई फन ही नहीं है। तुम रोज सुबह अपना बैग उठाकर ऑफिस चले जाते हो और देर शाम को एकदम लूटी पुटी हालत में घर वापस आते हो। तुम्हारी शक्ल देखकर तो तुमसे नुक्कड़ तक जाने के लिए भी कहने का मन नहीं करता। बाहर घूमने की बात ही छोड़ दो। रोज वही खाना बनाना, खाना खाना और सो जाना। बोर हो गई हूं मैं ऐसी लाइफ से। तो क्या कहना चाहती हो, मैं नौकरी छोड़ दूं और घर में बैठकर अपनी मैडम को चुटकुले सुनाकर उसका मनोरंजन करूं? देखो मेरे, मजाक मत करो, लेकिन तुम ही सोचो ना, तुम तो ऑफिस चले जाते हो, ऑफिस में तुम्हें कितने सारे लोग मिलते होंगे, सबके साथ बातचीत करते हो, काम करते हो, तुम्हारा दिन तो बहुत अच्छे से बीत जाता है। लेकिन मेरे बारे में सोचो ना, मेरे आसपास में किसी को मैं जानती भी नहीं हूँ। पूरा दिन चार दीवारी में कैद होकर मैं बोर हो जाती हूँ। अरे कम से कम घर में कोई तो होता, किसी के साथ तो मैं बातचीत कर सकती थी, लेकिन मैं तो बस इन दीवारों में ही कैद होकर रह गई हूँ। अरे बाबा, कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो ना। तुम्हारी भी जॉब करने की इच्छा है क्या? तो तुम भी कहीं जॉब ढूंढ लो, फिर तुम्हें भी अकेले घर में बैठकर समय नहीं बिताना पड़ेगा। मेरी जॉब करने की कोई इच्छा नहीं है। अब दोनों लोग नौकरी पर चले जाएंगे तो घर कैसे चलेगा? ऐसे घर का भी क्या फ़ायदा कि तुम शाम को थक हार कर घर आओ और मैं तुम्हें एक कप चाय भी बनाकर ना दे पाऊँ। तुम कमाओ और मैं बस खर्च करूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम ये बताओ फिर मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम क्या मदद करोगे? गलती तो मेरी ही है। मुझे ही शौक चढ़ा था ऐसे ससुराल में शादी करने का जहाँ पर सास ना हो। अब जब घर में कोई नहीं है तो मुझे दीवारों से ही सिर मारना पड़ेगा। इससे अच्छा तो सास ही होती। अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, लड़ाई तो करती मेरे साथ, लेकिन कम से कम कोई बात करने वाला तो होता। अच्छा, तो अब तुम्हें ये अकेलापन बांटने वाला चाहिए। तुम कहो तो छोटे मिहिर को लाने की तैयारी कर ले। क्या मिहिर? अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, अभी से तुम बच्चा बच्चा करने लगे। अरे अभी तो मुझे तुम्हारे साथ ढेर सारा टाइम स्पेंड करना है, घूमना है, फिरना है। ये पल एक बार चले जाएंगे ना तो बच्चा होने के बाद कभी लौट कर नहीं आएंगे। फिर तो तुम पापा और मैं मम्मी। अच्छा, तो फिर तुम ही बताओ, तुम्हारी उदासी और अकेलेपन का मैं क्या इलाज करूं? अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है। मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरे दूर के रिश्ते की एक मौसी है जिन्हें मैं माँ कहता हूँ। अरे वही जिन्होंने तुम्हारा गृह प्रवेश कराया था। वो एक्चुअली में मेरे मम्मी की फ्रेंड है। उनके बच्चे विदेश में सेटल हो गए हैं, तो वो भी ओल्ड एज होम में रहती हैं। तुम कहो तो कुछ दिन के लिए उन्हें बुला लूँ? हाँ, ये आइडिया अच्छा है। तुम ऐसा करो, उन्हें ही बुला लो। मुझे कंपनी मिल जाएगी और घर में अकेलापन भी नहीं लगेगा, और मौसी को भी थोड़े दिन घर वाली फीलिंग आ जाएगी। पूजा के कहने पर अगले ही सप्ताह मिहिर अपनी मौसी माँ अरुणा को लेकर पुणे वाले अपने घर आ जाता है। प्रणाम मौसी जी, कैसी हैं आप? आपको सफ़र में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? बेटा, मुझे मासी नहीं माँ कहो। मिहिर भी मुझे माँ ही कहता है। मुझे तुमसे भी माँ कहलवाना अच्छा लगेगा। पूजा को अरुणा का उसके सर पर प्रेम से हाथ फेरना बहुत अच्छा लगा। अरुणा को घर में आया देख पूजा के चेहरे की रौनक जैसे लौट आई थी। पूजा रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है, तभी अरुणा जाकर रसोई में उसके पास खड़ी हो जाती है। बेटा देखो, मैं आज ज़रूर गई हूँ, लेकिन मेरे साथ में ना मेहमानों वाली कोई भी फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। अरे तुम दोनों बिल्कुल मेरे बच्चे की तरह ही तो हो, और बच्चे माँ के साथ फॉर्मेलिटी करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहना। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं खुद ही ले लिया करूँगी। तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक तुम चाय बना रही हो तब तक मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाती हूँ। खाओगी ना पकौड़े माँ के हाथ से? अरे नहीं माँ, आप सफ़र से थक कर आई हैं, आप क्यों पकौड़े बनाओगी? मैं बनाती हूँ ना, आप बैठिए प्लीज़ आराम से। अरे बेटा, माँ अपने बच्चों को बनाकर खिलाने से कभी थकती है क्या? अच्छा चल ठीक है, पकौड़े तो ही बना ले, लेकिन मुझे तेरी मदद तो करने दे। पूजा के बार बार मना करने पर भी अरुणा रसोई में खड़े होकर पूजा के साथ बात करते हुए प्याज काटने लगती है। पूजा को अरुणा का इस तरह उसकी मदद करना बहुत अच्छा लग रहा था। एक दो दिन में ही पूजा को एहसास हो गया था कि अरुणा सिर्फ कहने को मिहिर की माँ नहीं है, बल्कि वो तो सच में उसकी माँ से भी बढ़कर है।
अरुणा के घर में रहने से अब घर घर सा लगने लगा था। अरुणा घर के कामों में पूजा की मदद भी करती और जब उसका काम खत्म हो जाता तो दोनों साथ में बैठकर गप्पे मारती या फिर टीवी देखती, जिससे पूजा का मन भी अच्छा रहता। पूजा, तुम्हें गोलगप्पे पसंद है? अरे माँ, गोलगप्पों का नाम लेकर आपने मेरे मुंह में पानी ला दिया। मुझे ना गोलगप्पे और चाट दोनों बहुत पसंद है, लेकिन मेरे के पास तो समय ही नहीं होता कि वो मुझे चाट खिलाकर लाए। और ये सब ना चाट वगैरह कभी भी अकेले खाने में मज़ा नहीं आता। इन सब के लिए तो किसी का साथ में होना ज़रूरी होता है। आपको पता है, मुझे शॉपिंग करने का, चाट खाने का बहुत शौक़ है। मैंने सोचा था शादी के बाद खूब शॉपिंग करूँगी, चाट खाऊँगी, लेकिन देखिए मेहर कितने बिजी रहते हैं, हम कभी कहीं जा ही नहीं पाते। बेटा ये तो बहुत गलत बात है। तू चिंता मत कर, आने दे मेहर को, आज ही उसका कान खींचती हूँ मैं। अरे मेरी बहू को गोलगप्पे चाट खिलाने के लिए भी तरसाएगा क्या वो? मिहिर तो तुझे जब ले जाएगा तब ले जाएगा, तब तक हम दोनों माँ बेटी चलकर आज चाट खा ले। क्या बोलती है? सास अरुणा की बात सुनकर पूजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वो जल्दी से जाकर कपड़े चेंज करती है और फिर अरुणा और पूजा मिलकर पहले शॉपिंग करती हैं और फिर उसके बाद तरह तरह की चाट का मज़ा लेकर शाम तक घर लौटती हैं। कुछ भी कहो माँ, आज बहुत मज़ा आया। पता नहीं आखिरी बार इतनी मस्ती मैंने कब की थी। और मानना पड़ेगा माँ, आपकी चॉइस ना बहुत अच्छी है। कितने अच्छे अच्छे ड्रेस पसंद करवाया आपने मुझे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अरुणा और पूजा के बीच दोस्ती गहराती जा रही थी। मैं आपसे एक बात पूछूं माँ? मिहिर कह रहे थे कि आपके 2 बेटे भी हैं और दोनों ही विदेश में रहते हैं। आपका कभी मन नहीं करता अपने बेटे के पास जाकर रहने का? बेटे मन का क्या है, मन को तो समझाना ही पड़ता है ना। अब दोनों बेटे शादीशुदा हो गए हैं, 2 बहू आ गई हैं, बच्चों का अपना जीवन है। और वैसे भी आजकल की बहुओं को सास का साथ रहना पसंद नहीं आता। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से बेटे बहू के जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी आए। वैसे भी बेटा दूर रहने से प्यार और सम्मान दोनों ही बना रहता है। साथ रहकर झिकझिक करने से अच्छा है कि दूर रहकर सम्मान की ज़िंदगी जी जाए। लेकिन माँ, आप तो बाकी सास जैसी बिल्कुल भी नहीं हो। सच बताओ तो पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी। सास अगर साथ में रहेगी तो शादीशुदा ज़िंदगी में ग्रहण लग जाएगा। मुझे उनके हिसाब से उठना, बैठना, सोना, जागना पड़ेगा। मेरी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल कर लेंगी वो। लेकिन जब से आप आए हो ना, मुझे एहसास हुआ कि किसी बड़े का साथ में रहना इतना बुरा भी नहीं होता जितना मैं समझ रही थी। आपके आने से तो उल्टा मुझे अच्छा भी लग रहा है। आपके होने से मुझे कभी भी अपनी मम्मी की कमी महसूस नहीं होती। आप मेरा और मिहिर का इतना ख्याल रखती हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके सामने मुझे कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती। लेकिन शायद आपकी जगह अगर मेरी सास होती तो वो मेरे साथ इतने प्रेम से नहीं रह पाती। मुझे ऐसा लगता है कि शायद सास बहू का रिश्ता ही ऐसा होता है कि उसमें प्यार की कोई जगह ही नहीं होती। बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर मेरी जगह आपकी बहू होती तो क्या आप उसे भी उतना ही प्यार दे पाती जितना आप मुझे दे रही हैं? मुझे तो आपने अपनी बेटी बना लिया, लेकिन शायद अपनी बहू को आप बेटी नहीं समझती। उसके हर काम से आपको दिक्कत होती है। और सबसे बड़ा फोबिया जो सासों के अंदर होता है ना, कि बहू उनसे उनका बेटा छीन कर ले जाएगी, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। बस उसी से बचने के लिए हर बहू यही चाहती है कि पति पत्नी अकेले रहे और उन्हें इन सब झंझटों का सामना ना करना पड़े। ऐसी बात नहीं है बेटा, और सारी सासों के बारे में तो मैं ये नहीं कह सकती। लेकिन अगर तेरी जगह मेरी अपनी बहू भी होती ना, तो मैं उसके साथ भी बिल्कुल वैसे ही रहती जैसे मैं तेरे साथ रहती हूँ। बहू होना कोई अपराध थोड़ी ना होता है जिसकी सज़ा मैं उसे जीवन भर देती रहूं। अरे बहू भी तो हमारी बच्ची ही होती है। वो भी तो सास से प्यार की उम्मीद में अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ आती है। गलत करती है वो सास जो बहू को सताती है, बल्कि उन्हें तो दूसरे के घर से आए हुए बच्चे को और भी ज़्यादा प्यार से संभालना चाहिए। उनकी छोटी मोटी गलतियों पर ध्यान देने के बजाय उसे प्यार से समझाना चाहिए। अगर हर सास ऐसा ही सोचे तो सास बहू के झगड़े के कारण कोई भी परिवार ना बिखरे। पूजा को अरुणा के साथ खुलकर बातें करने में बहुत अच्छा लगा था और अरुणा के साथ रहकर उसे ये भी समझ में आ गया था कि ना तो सारी सास एक जैसी होती है और ना ही बहू। अगर बहू को परेशान करने वाली सास दुनिया में है तो वहीं बहू को अपनी बेटी समझकर प्यार करने वाली सास भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। 2 दिन बाद मैं सोच रहा हूँ माँ को वापस छोड़ाता हूँ। उन्हें आए हुए काफ़ी दिन हो गए ना, और फिर अब तुम्हें भी तो अनकंफर्टेबल लग रहा होगा। 2 महीने से माँ यहीं रुकी हुई है। अरे मेहर, ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे अनकंफर्टेबल क्यों लगेगा भला?
माँ यहाँ रहती है तो मुझे उल्टा अच्छा ही लगता है। तुम्हारे पास तो मुझे देने के लिए समय ही नहीं है। कम से कम माँ मुझे समय तो देती है। कितना अच्छा होता ना कि माँ हमेशा हमारे साथ ही रह सकती। अरे ये कैसी बात कर रही हो तुम? अगर माँ यहाँ रह जाएगी तो तुम कैसे मैनेज कर पाओगी? तुम्हें तो ऐसे फैमिली में शादी नहीं करनी थी ना जहाँ माँ बेटे के साथ रहती हो। वो मेरा बचपना था। मैंने बिना सही और गलत समझे अपने मन में ये परसेप्शन बना लिया कि सास बुरी ही होती हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अरुणा माँ भी तो सास ही हैं। उनके 2 बेटे हैं, 2 बहुएं भी हैं। वो भी तो किसी की सास है। मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं है कि वो अपनी बहू के साथ कुछ बुरा कर सकती हैं। अच्छा, तो मतलब अब तुम्हें सास के बिना वाला ससुराल नहीं, सास वाला ससुराल चाहिए। अच्छा है, बढ़िया है। तुम लड़कियों को जब जो चीज़ मिल रही होती है ना, उससे तुम्हें सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं। पहले तुम्हें बिना सास का ससुराल चाहिए था, उसके लिए तुमने पता नहीं कितने रिश्ते ठुकरा दिए, और फिर जब फाइनली तुम्हें एक ऐसा ससुराल मिल गया जहाँ सास ससुर नहीं है, तब तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुख यही है कि तुम्हें ससुराल में तुमसे बात करने वाला कोई नहीं है। अब बड़ी मुश्किल से मैं माँ को 2 महीने के लिए यहाँ लेकर आया, तो तुम चाहती हो कि हम माँ को यहीं रख लें। सोच लो, अगर कल को माँ के साथ तुम्हारी कुछ खटपट हुई तो फिर क्या करोगी? फिर कहोगी कि माँ को वापस छोड़ाओ। मैं क्या जीवन भर यही लाने और छोड़ने का ड्रामा करता रहूँगा? नहीं मीर, मैं इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हूँ कि छोटी मोटी कहा सुनी से घबराकर उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहूँगी। और सबसे बड़ी बात, उन्हें मैंने अपनी माँ माना है। इतनी समझ है मुझ में। अपनी माँ का ऐसा अपमान तो मैं नहीं कर सकती। अच्छा, और अगर मैं कहूँ कि अरुणा माँ ही मेरी सगी माँ है, तो तुम्हारा इरादा बदल तो नहीं जाएगा ना? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि ये प्यार सिर्फ इसलिए उमड़ रहा है क्योंकि वो मेरी सगी माँ नहीं है और बस तुम उन्हें एक मेहमान की तरह देखती हो? ये क्या बात कर रहे हो मीर? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला था। तुम्हारे मम्मी पापा सब कुछ जानते थे। दरअसल तुम्हें मेरी माँ ने ही पसंद किया था, लेकिन जब रिश्ते के लिए तुम्हारे मम्मी पापा से बात की तो पता चला कि तुम ऐसे परिवार में शादी करना ही नहीं चाहती जहाँ पर सास ससुर बेटे के साथ रहते हो। क्योंकि तुम मेरी माँ को बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने तुम्हारी मम्मी से बात करके उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया कि वो तुम्हारे मन में जो सास के लिए डर बैठ गया है उसे दूर कर देंगी। फिर तुम्हारी मम्मी और मेरी माँ ने मिलकर ये सारी प्लानिंग करी और उसी प्लानिंग के तहत मैं माँ को अपनी मासी माँ बनाकर यहाँ ले आया। मिहिर की बात सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे जैसी जिद्दी और बददिमाग लड़की को इतने प्यार से हैंडल करने के लिए मैं माँ को जितनी बार थैंक यू बोलूँ उतना कम है। अपनी भूल के लिए पूजा अपनी सास से माफ़ी मांगती है और फिर मिहिर, अरुणा माँ और पूजा एक ही घर में साथ साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।